गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शंकर पचौरी, एमपीपीएससी 2016 और एमपीपीएससी 2017 दोनों में मैं सिलेक्ट हो चुका हूं। एमपीपीएससी में 2016 में मेरी 60 रैंक थी, जिसमें पहले मुझे टीएसआई में सिलेक्शन हुआ था, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर में, और उसके बाद में मेरी जो वेटिंग थी वो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में क्लियर हो गई थी। उसके बाद एमपीपीएससी 2017 में मेरी 30th रैंक थी, 30, जिसमें मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर महिला बाल विकास के पद पर चयन हुआ था। और वर्तमान में मैं टीएसआई जो परिवहन विभाग में होता है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले यूपीएससी की तैयारी भी कर चुका हूँ, तो यूपीएससी के मेंस भी दिए, तो थोड़ा ठीक ठाक अनुभव है सिविल सर्विसेज के लिए। और इसके अलावा सिलेक्शन से पहले सिविल जॉब्स संस्था के साथ में जुड़ा रहा और काफी विद्यार्थियों को पढ़ाया भी है, और उससे खुद भी मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं। चलिए तो थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, ग्वालियर के पास में, और स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई थी। उसके बाद मैंने बीटेक किया था एमएनआईटी भोपाल से। आफ्टर दैट मैंने बीएचईएल में जॉब की है एज एन इंजीनियर। ठीक है, और उसके बाद में फिर मेरी जो दिशा थी, जो डायरेक्शन थी, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ लग गई। तो मैंने यूपीएससी की तैयारी की, उसमें 2 बार मैंने यूपीएससी के मेंस लिखे, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो जब यूपीएससी में नहीं हुआ तो फिर मैंने मन बनाया कि अब फोकस करते हैं एमपीपीएससी की तरफ। तो उसके बाद में फिर एमपीपीएससी के लिए तैयारी करना शुरू किया, और इंदौर में जाके उस चीज की मैंने तैयारी शुरू की। इसी दौरान क्या हुआ कि द्विवेदी सर से मुलाकात हो गई, और सिविल जॉब्स में फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। एक चीज कहते हैं ना कि टीचिंग इज द बेस्ट लर्निंग। जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको टीचिंग के द्वारा आती है, उतनी आपको खुद पढ़ के नहीं आती है। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, और उसका मुझे काफी सारा लाभ भी मिला। और इस प्रकार क्या है कि एमपीपीएससी 2016 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, और फिर 17 में भी हो गया, और उसके बाद से फिर जॉब को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये सब चीजें क्या है, छोटी सी लाइफ की मेरी जर्नी है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात जो मैं सारे स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, देखिए इस समय क्या है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, और आप लोगों का क्या है कि मोटिवेशन भी डाउन हो गया होगा, क्योंकि लॉकडाउन से पहले क्या है, हमारी एक रूटीन एक्टिविटी चलती है। हम क्लास में जा रहे हैं, तो क्लास में जब भी जाते हैं या किसी भी संस्था से जुड़े रहते हैं या टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, हम क्या चीजों से जुड़े रहते हैं। अगर आप क्लास में जाएंगे, सपोज दैट अगर एक स्टूडेंट है जो क्लास में जा रहा है, तो उसको ये लगता है कि क्लास में हमें टीचर ने पढ़ाया, फिर हमें कुछ होमवर्क मिला, एक कॉम्पिटिशन का माहौल भी रहता है, साथ वाले लोग भी होते हैं, कोई अच्छा कर रहा है, ठीक है, कोई एवरेज कर रहा है, तो हमें भी एक कॉम्पिटिशन की भावना जागृत होती है कि हम भी करेंगे, अच्छा करेंगे। इसी के साथ फिर क्या टेस्ट सीरीज चलती है, तो हम लोग क्या है, टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं। कभी होता है कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाता है, कभी होता है कि थोड़ा सा स्कोर कम हो गया। तो धीरे 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 क्या है कि हमारी चीजें चलती रहती हैं। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन आ गया, और लॉकडाउन के साथ में क्या है, एकदम से सारी की सारी क्या है, हमारी एक्टिविटी रुक गई। और रुकी भी कैसे कि बिल्कुल बंद कर दिया हमें, हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और बाहर भी क्या है कि माहौल थोड़ा सा ऐसा है कि बाहर निकलना उचित भी नहीं है, सरकार भी नहीं निकलने दे रही। अब तो खैर अनलॉकडाउन हो गया है, लेकिन पहले सख्ती कर दी। तो सभी की एक जो एक्टिविटी चल रही थी, जो रूटीन चल रहा था, वो बिल्कुल टूट गया। ठीक, एक चीज तो ये हुई हमारे साथ में। दूसरा क्या था कि अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था जनवरी में आपका, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसका रिजल्ट आने वाला है। तो कुछ वो कोर्ट केस में अटक गया रिजर्वेशन की वजह से, तो फिर क्या हो गया कि चीजें रुक गई। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर ये कोरोना की समस्या आ गई, तो पता ही नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का क्या है, कुछ मोटिवेशन या जो रिदम बनी रहती है, वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना। जो जोश होता है और एक जो उम्मीद होती है कि ठीक है यार अब रिजल्ट आने वाला है, तो वो एक जो चलता है, हम ऑटोमेटिकली करते हैं उस चीज को, वो क्या है, हमारा थोड़ा सा थम गया। अब देखिए एक अच्छी चीज हमारे लिए क्या हो रही है इस समय, हमारे लिए एक सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या है, कोरोना जिस गति से चल रहा है चलेगा वो तो, लेकिन सरकार क्या है, अनलॉक करती जा रही है। एक महत्वपूर्ण चीज आपने देखी होगी कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर घोषित कर दिया है। यूपीएससी ने जो उसकी प्रीलिम्स की परीक्षा को पोस्टपोन किया था, वो अब क्या है कि अक्टूबर में होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है हमारे लिए कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स कराएगा अपना, तो एमपीपीएससी भी कराएगा। ठीक है, तो एमपीपीएससी 2020 का प्रीलिम्स बिल्कुल होगा, क्योंकि जो लोग उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, तो उनके लिए भी शुभ समाचार है कि मेंस भी कराएंगे अब तो, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ किसमें जुड़ती है? प्रीलिम्स में जुड़ती है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसमें होते हैं? यूपीएससी के प्रीलिम्स में होते हैं। उससे कम किसमें होते हैं? एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में होते हैं। यूपीएससी में लगभग 10 लाख लोग क्या है पार्टिसिपेट करते हैं। एमपी में अपन मान के चलते हैं 2.5 से 3 लाख, इतने लोग क्या है पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। फिर मेंस में तो और भी कम रह जाएंगे। मेंस में तो क्या है कि मान के चलिए 3000, 4000 या 5000 इतने कैंडिडेट रहते हैं। तो अब ये परीक्षाएं क्या है आप लोगों की होंगी। अब तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात आती है कि अब इस लॉकडाउन के समय में करें क्या। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एमपीपीएससी की जो परीक्षा है वो क्या है? वो धैर्य की परीक्षा है, पेशेंस की परीक्षा है। कई बार आप अपने प्रयास तो पूरा करते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि जिन पे क्या है कि आपका नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम धैर्य को बनाए रखें और हमारी जो नियमितता है, हमारी जो कंटिन्यूटी चल रही है, उसको बिल्कुल भी नहीं हम रोकेंगे। देखिए इस समय ऐसा है कि बहुत से लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से क्या है आगे निकलेंगे। देखिए होता है ना, आप लोगों ने परीक्षा दी होगी, तो परीक्षा को देने से पहले हमें ऐसा महसूस होता है अरे यार थोड़ा सा समय और मिल जाता तो ये भी कर लेते, या मेंस देने जाएंगे अरे थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम ये भी कर लेते, हम 3 मार्कर के अच्छे नोट्स बना लेते, या हम ऐसा करते कि इन चीजों को अच्छे से और पढ़ लेते। होता है, तो वो चीजें क्या है कि सबके साथ में होती हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है कि अभी जो हमें मौका मिल रहा है, अभी माना मजबूरी है, हम बंद हैं, ठीक है, या उतनी मतलब कोचिंग ओपन नहीं की है उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने नहीं की है, मास गैदरिंग अभी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है जुलाई में कर देंगे। तो इस समय को हम लोग क्या है कि बिल्कुल सदुपयोग कर रहे हैं। इस समय का, इस समय का क्या है हम बिल्कुल क्रिएटिवली उपयोग करें। जो व्यक्ति इस समय का उपयोग करेगा वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। इस बात को आप मान के चलिए। आप कुछ भी चीज करिए इस टाइम पे, अपना जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, या जो नहीं आता है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, या जो हमारे नोट्स बनाने हैं तो उस नोट्स को बनाइए, या लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है उसके माध्यम से क्या है कि आप अपनी चीजों को कंटिन्यू रखिए। इसको अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, और हम मेहनत करते हैं ना तो हमें निश्चित रूप से क्या है उसका फायदा मिलता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं 2014 में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था, आईएएस का। तो मेंस में मेरा ऑप्शनल कमजोर था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार चल ठीक है अगली बार करेंगे, हो जाएगा। 15 में ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स ही रुक गया। लेकिन मैंने उस समय पूरी जो जैसे प्रीलिम्स निकलने के बाद में और मेंस जब होता है 4-6 महीने मिलते हैं, तो मैंने पूरी उसकी ढंग से पढ़ाई की, आईएएस की मेंस की। हालांकि उसका फायदा मुझे आईएएस में नहीं मिला, लेकिन उसका फायदा मुझे क्या है एमपीपीएससी के अंदर मिल गया। तो मैंने एक चीज देखी थी कि वहां पर जो मैंने फ्री टाइम में पढ़ाई की थी, चाहता था मैं उस समय को वेस्ट कर देता, वैसे ही निकल जाता, पता भी नहीं चलता 4-6 महीने कब निकल गए। तो वो जो मैंने उसको कंटिन्यू किया था, तो उसका फायदा मुझे यहाँ पे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स हुई, प्रीलिम्स के बाद मेंस हुई, और मेंस में जो कम समय था उसमें भी क्या है तैयारी बहुत अच्छे से हो गई थी। तो आपको यही चीज करनी है। जो लोग अभी 2019 का मेंस देने जा रहे हैं, वो लोग अपनी कंटिन्यूटी को न तोड़ें, काम करते रहें। कुछ भी काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मुझे लिखना नहीं आता है, तो अपनी लेखन शैली का सुधार करें। अगर आपका कोई टॉपिक या सब्जेक्ट वीक है, तो उसको क्या करें आप, उसको और अच्छे से पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं या नोट्स बनाएं, और उसको बार बार रिवाइज करके उसको मजबूत करने का कोशिश करें। कहते हैं ना कि ये समय जो है हमारे लिए ये क्या है, एक चैलेंज है, चुनौती है, और इस चुनौती को अवसर में आप कैसे बदलेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस समय बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो इस समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं या किल कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी से मेरा यही निवेदन है, मेरा यही सजेशन है सब लोग, कि ये जो लॉकडाउन का समय है इसका सदुपयोग करें। एमपीपीएससी की परीक्षा जो है ना, वो धैर्य की परीक्षा है, और हमें पता नहीं है कब क्या हो जाए। हो सकता है इस समय का हमने सदुपयोग कर लिया और हमारी मार्क्स बहुत अच्छे आ गए और हमारी रैंक ऊपर निकल गई, फिर आप लोग इंटरव्यू में दोगे या बोलोगे कि लॉकडाउन का समय था, मैंने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और ये इसका मुझे लाभ मिला और मेरे मार्क्स क्या है बढ़कर आ गए। ठीक है, तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस लॉकडाउन के समय को अच्छे से सदुपयोग करें, और जो आपकी कमियां हैं उस कमी को क्या है सुधारने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उसके साथ में भी जुड़ के क्या है आप करेंगे, तो आपको क्या है बहुत ज्यादा फायदा उसका मिलेगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो इस समय बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग इस समय बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो आगे निकलेंगे। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग टच में रहते हैं, बताते रहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो मेंस लिखने वाले हैं, कि मेंस की तैयारी किस प्रकार से करनी है। एक चीज,
ठीक है, अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको 19 के मेंस में भी फायदा करेगी और 20 के मेंस में भी फायदा करेगी। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे पहलू को लेंगे, दूसरी चीजों को लेंगे, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स को देखेंगे कि कई लोग हैं प्रीलिम्स के अंदर दिक्कत आती है, प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका हो ही नहीं रहा है, 2-3 साल हो गई नहीं निकल रहा है, कुछ ऐसे हैं 1 साल निकल गया, दूसरी साल नहीं निकला, तीसरी साल निकल गया, ऐसे ब्रेक आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका बार-बार निकलता है। तो वही चीज क्या है हम यहाँ पे देखेंगे कि इन चीजों की तैयारी कैसे करनी है, और लास्ट में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे इंटरव्यू के ऊपर। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले बात करते हैं हम मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, और जहां तक 2019 के पैटर्न की बात है तो आपको क्या है, सिलेक्टेड पढ़ाई करनी है। आप सबसे पहले तो क्या करोगे, सिलेबस को देखो। पहली चीज है सबसे महत्वपूर्ण कि आपको सिलेबस को क्या है, बड़े ढंग से आप क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अब सिलेबस को अगर आप देखते हो तो आपको चीजें ये समझ में आ जाती हैं कि कौन सी चीजें एमपीपीएससी के अंदर हैं और कौन सी चीजें नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वन बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लेवल पे आपको क्या है, सिलेबस को देखना है। ठीक है, और दूसरे के सेकंड लेवल पे आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। अगर आप देखेंगे पेपरों को तो आपको लगेगा एमपीपीएससी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, अगर इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आप मेनली देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछता है। कौन से पूछेगा, भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी जो इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम हिमालय पढ़ते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पढ़ते हैं, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ते हैं, कोस्टल प्लेन पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं, इन सबसे क्या है कि वो हर साल कुछ ना कुछ प्रश्न क्या है पूछता है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि सिलेबस क्या है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, और जिस टॉपिक से वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली चीज तो क्या है कि बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरी बार क्या है कि क्वेश्चन की बस भाषा बदल देता है। आज इस टॉपिक से ये वाली चीज पूछ ली, हो सकता है अगली साल ये वाली चीज पूछ ली। तो आपको क्या करना है कि उन्हीं चीजों को अच्छे से तैयार करना है। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपके सामने प्रायोरिटी बाय प्रायोरिटी की लिस्ट आ जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। समझ गए बात को? क्योंकि अगर आप माना आप कोई किसी के बुक उठा लेंगे या किसी के नोट्स उठा लेंगे, अब उस बुक और उस नोट्स के अंदर तो सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है और कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी नहीं देनी है या कम देनी है। अगर ये हो जाएगा ना तो आप ये मान के चलिए कि आपका आधा लोड क्या है, खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए 6 नंबर के सवाल आते हैं। अब 6 नंबर के सवालों में क्या है कि माना कि 15 क्वेश्चन पूछे और आपको करने कितने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास चॉइस रहती है। तो हम कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको क्या है स्किप कर सकते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से हम तैयार करेंगे। ये चीजें हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस का एनालिसिस करें और उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, कहां से कैसे प्रश्न पूछ रहा है, और जिस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है उसी प्रकार क्या करेंगे कि आप उन टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जहां से सवाल ज्यादा आ रहा है। दो बातें होंगी। अब चीज ये आती है कि सर तैयारी करें कैसे। सिलेबस बहुत वास्ट है, सोर्स बहुत वास्ट है, चाहे हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, कोई भी हो। ठीक है, तो पहली स्टेज में आपने क्या किया, सिलेबस को देखा। दूसरी स्टेज पे क्या किया आपने, टॉपिक की एक लिस्ट बना ली, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, किसको अच्छे से करना है, किसको थोड़ा बहुत करना है, किसको छोड़ भी सकते हैं, ये कर लिया। अब देखिए एमपीपीएससी के मेंस की तैयारी करने का रामबाण तरीका है। टॉपिक को देखें और उस टॉपिक की प्रकृति को समझें। टॉपिक का नेचर क्या है, ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी का मतलब मेरा ये है कि उसका साइज क्या है। अगर टॉपिक ऐसा लगता है कि जिससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है या जिसके अंदर ज्यादा चीजें हैं, तो आप उसकी मेन चीजें क्या है एक जगह अपने नोट्सों के अंदर पॉइंट आउट कर लीजिए, या आपके पास पहले से कोई अच्छे नोट्स है तो उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ भी कर लें। लेकिन एक ऐसा सोर्स हो जाए जिससे क्या है कि उससे संबंधित, जैसे माना अगर बड़ा टॉपिक है तो 15 नंबर का सवाल बनेगा, तो उससे संबंधित 15 चीजें क्या है, 15 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगर थोड़ा मीडियम साइज का है तो मीडियम साइज का है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उससे संबंधित 6 पॉइंट क्या है अपने पास रख सकते हैं। और छोटा टॉपिक है, लगता है कि आपको भाई उसमें से 3 नंबर की सवाल ही बन सकता है, 3 मार्कर पूछेगा, तो कोई 3 पॉइंट डेफिनेशन है, उसके पहलू हैं, डेट वगैरह क्या है, आपने इस तरीके से तैयार कर ली। और ऐसे अगर आपके नोट्स बन गए तो इसको क्या करेंगे कि आप बार बार रिवाइज करेंगे। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा आपको। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है जी, हाँ, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हमारे दिमाग में पॉइंट्स होते हैं और एग्जाम में हमें लिखना है तो वहां पे समय कम है,
लिखना ज्यादा है तो प्रेशर क्या है, थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप बिल्कुल उन्हीं पॉइंटों को लिखते जाएंगे, कॉन्क्रीट पॉइंटों को लिखेंगे, और इससे आपका आंसर क्या है, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, काम की बातें सारी आप उसके अंदर डाल देंगे, और आपका प्रश्न क्या है, अच्छा, उत्तर क्या है आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब इस तरीके से क्या होगा कि आपकी धीरे 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 करके सारे टॉपिक की तैयारी हो जाएगी, और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कौन सा टॉपिक क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन फिर भी ऐसी मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है तो उससे भी संबंधित क्या है, कुछ पॉइंट आप अपने पास रख लें और थोड़ा सा क्या है उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, आपकी तैयारी के लिए जो बोलते हैं ना कि आपके पास हथियार आ जाएंगे, और उस चीज को जब बार बार आप रिवाइज करेंगे तो वो क्या है आपके ब्रेन में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा, क्या देखा कि सबसे पहले सिलेबस को देखें, फिर क्वेश्चन पेपर को देखें, फिर टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, और टॉपिक को क्या है प्रायोरिटी वाइज क्या करेंगे, हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, और टॉपिक की ग्रेविटी के अनुसार, टॉपिक की प्रकृति के अनुसार उससे संबंधित पॉइंट्स या जो भी जानकारी है हम अपने नोट्स में हाथ से खुद बना लें। ठीक है, या किसी के नोट्स हैं पहले से आपके पास, आपको लगता है कि हम उससे पढ़ के कंफर्टेबल हैं, तो उसके अंदर क्या हाईलाइट करके अपनी तैयारी करके रख लें। ठीक है, अब एक बात तो हो गई ये वाली चीज। अब आती है दूसरी बात कि आपके दिमाग में भी चीजें आ गई, आप पढ़ना भी सीख गए, आपको सब मालूम भी हो गया, लेकिन लेखन शैली, क्योंकि जब तक हम वास्तविकता में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, उस चीज का एहसास ही नहीं होता है कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। और एग्जाम में क्या है कि अगर हमें कोई समस्या आएगी तो उसका पहले से अनुभव हो जाएगा। अब देखिए, आर्मी के अंदर एक कहावत है, द मोर यू प्रैक्टिस इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। हिंदी में बोलते हैं कि आप फील्ड के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के अंदर जितना पसीना बहाओगे, तो युद्ध के अंदर क्या है आपका खून उतना ही कम बहेगा। ठीक है, तो वही चीज पीएससी के अंदर होती है। अगर आप एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज के अंदर या खुद घर पे बैठ के जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा क्या है आपको एग्जाम में दिक्कत कम होगी, आपका खून कम बहेगा। खून का मतलब यह है कि आपके नंबरों का नुकसान कम होगा। एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं या किसी टेस्ट सीरीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मतलब टाइम लगा के करते हैं, तो आप उस समय जो आंसर लिखते हैं या पेपर लिखते हैं, तो आप जो वहां महसूस करेंगे एग्जैक्टली सेम टू सेम क्या है आप पेपर देने जाएंगे, मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, तब महसूस करेंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ा बढ़िया तरीका क्या है कि आप 4-5 क्वेश्चंस की अपनी एक लिस्ट बना लें कि ये 4-5 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, और उसके लिए क्या आप टाइम लगा लें। ठीक है, और टाइम का सिंपल सा फंडा क्या है, 180 मिनट होती है हमारे पास 3 घंटे, और कितने नंबर हैं, 300 नंबर हैं। अगर एक नंबर के लिए देख रहे हैं तो हमारे पास 0.6 मिनट आती है। तो इसी के अनुसार क्या है आप टाइम लगा लेंगे। 3 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो 3×18 लगभग लगभग 2 मिनट हो गई हमारे पास में। अगर 6 नंबर का सवाल है तो 3.6 मिनट होती है, 3.5 से 4 मिनट। और अगर 15 नंबर का सवाल है तो आपकी 9 मिनट हो गई। अब आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे जाकर टेस्ट दीजिए, और उस टाइम के अंदर ही क्या है पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए, आप ये सोच के कीजिए कि हाँ मैं हकीकत में मेंस का पेपर दे रहा हूँ। और अगर आप अपने घर पे टाइम लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो जितना टाइम आ रहा है, जैसे आपने माना 3 क्वेश्चन करने हैं या 4 करने हैं या 2 करने हैं, जितने भी करने हैं, उन 2 क्वेश्चंस को लिख लें और उसके लिए टाइम कैलकुलेट कर लें, और स्टॉप वॉच लगा के और उतने समय के अंदर उस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्या होगी आपकी स्पीड फास्ट होगी, और उतना ही क्या है कि आप मैनेजमेंट को सीख जाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा लिखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन के अंदर बहुत कम लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कितना लिखना है, ना कम लिखेंगे ना ज्यादा लिखेंगे, हम इतना लिखेंगे कि हमारे नंबर अच्छे हो जाएं और समय के अंदर क्या है हमारा पेपर पूरा हो जाए। और ये चीजें क्या है आपके साथ तभी आएंगी जब आप क्या है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ आपको। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में मैंने सबसे पहला मेंस का एक पेपर लिखा था, पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 में 2 पार्ट है, पहला पार्ट ज्योग्राफी का, सॉरी हिस्ट्री का है, दूसरा पार्ट ज्योग्राफी का। 3 घंटे रहते हैं अपने पास, 1.5 घंटा इसलिए, 1.5 घंटा इसके लिए। अब मैंने क्या किया कि मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी बहुत अच्छी आती थी, तो मैंने कहा इसको तो मैं एक बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। अब मैंने ज्योग्राफी वाला पार्ट सॉल्व किया, और उसको मैंने 2.25 घंटे में सॉल्व किया। 2.25 घंटे, 3 घंटे के अंदर 2.25 घंटे मैंने ज्योग्राफी वाले पार्ट में ही लगा दिए। ठीक है, और बाकी जो 45 मिनट बचे उसमें मैंने हिस्ट्री वाला पार्ट सॉल्व किया। अब मेरे नंबर ऐसे कुछ आए थे, पार्ट भी जो ज्योग्राफी का था उसमें थे 115, और हिस्ट्री में थे 55 मार्क्स पार्ट ए। एक सेकंड, अब देखिए कितना टोटल हो रहा है ये,
170, ठीक। लेकिन जब मैं यूपीएससी सॉरी एमपीपीएससी का मेंस लिखने गया तो मुझे पता था कि टाइम को मैनेज करना है, तो मैंने बराबर टाइम दिया। हिस्ट्री वाले पार्ट में भी बराबर टाइम और ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी बराबर टाइम। मेरे 90-90 आए दोनों। टोटल कितने हो गए? 180। कितने का फायदा हुआ? 10 नंबर का। और ये चीजें मैंने कैसे सीखी? टेस्ट सीरीज से सीखी, टेस्ट देने से सीखी, टाइम लगा के लिख के प्रैक्टिस करने से मैंने सीखी थी, ठीक है। तो ये फायदा होता है टेस्ट देने से। अब मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, ज्योग्राफी में मेरी नॉलेज बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे लगा कि नहीं मैं ज्योग्राफी में बहुत अच्छा करूंगा। ओवरऑल क्या हुआ? मैंने अपना नुकसान कर लिया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जाके मैंने क्या किया कि मुझे इस चीज से मतलब नहीं कि मुझे क्या आता है ज्यादा, मुझे इस चीज से मतलब है कि जितना समय मेरे पास है उस समय के अंदर मुझे अपना बेहतर करना है, अपने नंबर बढ़ाने हैं। और वो नंबर मैंने कैसे बढ़ाए कि दोनों को बराबर समय दिया। जितने ज्यादा आप टेस्ट लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, आपकी गलतियां समझ में आ जाएगी, मैं गलती कर क्या रहा हूँ। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप ज्यादा समय लगा रहे हैं और उस वजह से आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, एवरेज 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 मार्क्स सब जगह मिल जाए और आपका सिलेक्शन क्या है? हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही रणनीति की बात है कि हमें पेपर को करना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आपने कोई टॉपिक तैयार किया और आपको लगता है कि 6 नंबर के अंदर आएगा, तो आप उसके 6 पॉइंट लिख लेंगे। अगर वही सवाल आपका 3 नंबर के अंदर आता है तो आप उसके 3 पॉइंट लिख देंगे। 6 नंबर के अंदर आता है तो 6 पॉइंट लिख देंगे। और हो सकता है कि 2 बड़े टॉपिक मिला के या 20 साइज मीडियम साइज के टॉपिक मिला के वो एक बड़ा क्वेश्चन बना दे। तो 6 पॉइंट इस टॉपिक के, 6 पॉइंट इस टॉपिक के, आपके कितने पॉइंट हो गए? 12 पॉइंट हो गए। तो आप 15 मार्कर भी क्या है? डील कर सकते हैं। समझिए बात को। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और जलवायु परिवर्तन के कारण बताइए। अगर आपने जलवायु परिवर्तन तैयार कर लिया सपोज दैट, ठीक है। अगर 3 नंबर के अंदर भी पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, तो आप परिभाषा लिख देंगे, 1-2 पॉइंट और लिख देंगे, आपका 3 नंबर का सवाल हो जाएगा। अगर जलवायु परिवर्तन 6 नंबर के अंदर आता है तो आप जलवायु परिवर्तन बता देंगे, कारण बता देंगे, प्रभाव बता देंगे, आपका हो जाएगा। अगर ये 15 नंबर के अंदर पूछ लिया उसने कि जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है और इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, तो फिर आप इन चारों चीजों को लिख देंगे और आपका 15 नंबर का सवाल तैयार हो जाएगा। तो आपके पास क्या है कि कोई भी टॉपिक है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल जिस कंटेक्स्ट में एमपीपीएससी पूछ रहा है उसी कंटेक्स्ट में हम क्या करेंगे? उस चीज को लिखेंगे। कहीं भी ले लें, चाहे हिस्ट्री के अंदर ले लें। हिस्ट्री के अंदर अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछता है, असहयोग आंदोलन, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। कौन मेन लीडर थे? गांधी जी थे। कब स्टार्ट हुआ? क्या क्या काम किए? ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी, फिर उसके बाद उसके कारण क्या थे, और अंत में क्या बता देंगे? हम उसका प्रभाव बता देंगे कि इसका प्रभाव क्या निकला, और सबसे लास्ट में कंक्लूड कर देंगे कि कब बंद हुआ और क्यों बंद हो गया। तो अगर ऐसे आप सारे टॉपिकों की एक सामान्य सी जानकारी रहेंगे तो आपके दिमाग के अंदर क्या है? सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आप क्या है? कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मुझे क्या है? एग्जाम को इस तरीके से क्रैक करना है। एक ये वाला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करें? आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। लेखन शैली अगर आपकी अच्छे से हो गई तो आपके क्या है? सारे काम बहुत सटीक तरीके से हो जाएंगे। चाहे एथिक्स हो, चाहे पेपर 3 हो, चाहे पेपर 2 हो, कोई भी पेपर हो, आपको तैयारी इसी तरीके से करनी है। अगर 60 to 70% आपका सिलेबस जैसे मैंने बताया है वैसे तैयार है और इसको बोलते हैं फिंगर टिप्स में आना, आपकी उंगलियों पे आ गया, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी परीक्षा कोई नहीं रोक पाएगा। आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में क्या है? सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही मेंस की बात। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रीलिम्स के ऊपर। तो देखो प्रीलिम्स तो ये है कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप करने, टिक करने हैं आपको। अब प्रीलिम्स के अंदर क्या लिखना तो है नहीं है, लेकिन वो क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि जितना ज्यादा हम पढ़ सकते हैं पहली स्टेप पे, उतना ज्यादा क्या है हम पढ़ें। और जितने ज्यादा फैक्ट हम क्या है मेमोराइज कर सकते हैं, उतने ही ज्यादा क्या है आप फैक्ट को मेमोराइज करने की कोशिश करें। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा ये है कि बुक्स तो खैर जनरली आपको सभी बता ही देते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा तो इस लेक्चर के एंड में मैं भी आपको बुक्स की लिस्ट बता दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपको फायदा होगा। तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्या है आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। ऑब्जेक्टिव लगाने से क्या होता है कि बहुत सारे डायमेंशंस क्लियर हो जाते हैं और आपको क्या है कि फैक्ट जो भी या जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो क्या है? सारी की सारी क्या है? याद हो जाती है। अब जैसे आपने किसी बुक को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ लिया,
ठीक है, आपने पढ़ लिया, आप चीजें आपकी समझ में आ गई, बैक ऑफ माइंड में आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम मतलब उतनी एक बात बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि प्रीलिम्स जो है ना वो लाइन में के बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हो सकता है कि वो उतना डीपली हम नहीं पढ़ पाए या उसको उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तो इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि जितने ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है, लगाइए। ठीक है, ये तो चीज ये हो गई। और दूसरा ये है इसके लिए कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें और टेस्ट की प्रैक्टिस करें। टेस्ट की प्रैक्टिस करना क्या है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट में क्या होता है कि कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं या जहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एमपीपीएससी क्या है कि 90% जो क्वेश्चन पूछता है उसको कभी बनाता नहीं है। वो क्वेश्चंस क्या है, पहले से कहीं ना कहीं किसी परीक्षा के अंदर आए हुए होते हैं। तो अगर आपने पहले से अच्छी प्रैक्टिस कर ली ऑब्जेक्टिव की, जैसे सपोज हिंदी मीडियम वाले जो है वो घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं, जहाँ जो आपके जो जीएस वाले पार्ट है, कंटेम्प्रेरी वाले पार्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस वाला पार्ट हो गया, ये सब चीजें। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपका कमजोर हो लेकिन आपको आंसर मालूम हो, और एग्जाम में क्या है आपको सिर्फ टिक करना है। अगर वो वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या है आंसर को बहुत आसानी से टिक कर देंगे। मेरा ये खुद का अनुभव रहा है कि मैंने ज्योग्राफी का माना कोई चैप्टर पढ़ा या एनवायरमेंट का पढ़ा या पॉलिटी का पढ़ा या हिस्ट्री का पढ़ा, और एक बुक से नहीं बहुत सारी बुक से पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ा है मैंने, और अगर मैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझसे भी नहीं बनते, चाहे मैं कितनी बार भी पढ़ लूं। ठीक है, फिर जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और उसके एक्सप्लेनेशन को देखता हूं तो समझ में आता है कि हाँ ये इसने इस कंटेक्स्ट में पूछा है। ठीक है, और जब वो करता हूं तो उस क्वेश्चन का क्या है आंसर मुझे याद हो जाता है। अब एग्जाम में क्या करना है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है या नहीं है, आपका आंसर टिक सही होना चाहिए, आंसर टिक सही हो गया आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो आप यही वाली चीजें क्या है करें, चाहे वो जीएस वाला पार्ट हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वाला पार्ट हो, चाहे वो एमपी वाला पार्ट हो, चाहे करंट अफेयर्स का पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, आप उसमें क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएंगे। और टेस्ट तो देने ही है, जितने ज्यादा टेस्ट आप देंगे उतना ज्यादा आपका क्या है प्रीलिम्स में फायदा होगा। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि अपन फाइनली उस चीज को क्रैक कर पाए। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कई लोग जो बिगनर होते हैं उनको ये लगता है कि सर प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें या मेंस की तैयारी पहले करें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, 50% सिलेबस ऐसा है जो प्रीलिम्स में और मेंस में कॉमन है। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको क्या है दोनों के लिए ही है। जैसे अगर मैं पार्ट की बात करूं तो हिस्ट्री वाला पार्ट है जो हमारा मेंस में पेपर 1 का पार्ट ए है। ठीक है, या ज्योग्राफी वाला पार्ट है मेंस पेपर 1 पार्ट बी, या पॉलिटी वाला पार्ट है, भारतीय संविधान वाला पार्ट है, पेपर 2 में आता है। ठीक है, अब ये चीजें तो क्या आपकी मेंस में भी कॉमन है, प्रीलिम्स में भी कॉमन है, पढ़ना आपको क्या है दोनों के लिए बिल्कुल एक समान ही है। अगर मेंस के लिए तैयार करेंगे तो पहले पढ़ेंगे, फिर लेखन शैली की प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इसको इंप्रूव करना है। अगर यही बात प्रीलिम्स के लिए आ जाती है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। तो 50% चीजें तो क्या है समान है, तो उसको तो आप ऐसे मान के चलिए कि चाहे मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूं चाहे मेंस की तैयारी करूं, वो क्या है दोनों के लिए मेरे लिए बिल्कुल सेम है। अब जब मेंस की तरफ आ जाएंगे तो हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एडिशनल हो जाते हैं, जैसे हिंदी हो गया हमारा, या एथिक्स हो गया। ठीक है, या कुछ सोशल इश्यूज होते हैं जो सामाजिक मुद्दे वगैरह रहते हैं, जिसको पेपर 2 का पार्ट भी बोलते हैं। हेल्थ स्कीम्स है हमारी, वृद्धों के लिए स्कीम है, बच्चों के लिए स्कीम है, महिलाओं के लिए स्कीम है, ये सब वाली चीजें जो रहती हैं वो क्या है कि हमारा थोड़ा मेंस के लिए एडिशनल हो जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट तो क्या है सेम। तो आप ऐसे मान के चलिए कि कुछ चीजें ये वाली जो चीजें हैं वो प्रीलिम्स और मेंस में सेम है, और इसको क्या है कि हम साथ में लेके चलेंगे। बस थोड़ी सी हमारी अप्रोच अलग हो जाएगी, मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और प्रीलिम्स के लिए क्या है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद में एक पार्ट आता है हमारा इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू कोई इतनी बड़ी टफ और चैलेंजिंग चीज नहीं है, अगर आपके पास एक सामान्य सी नॉलेज है। ठीक है, और वो नॉलेज हो जाती है, हम प्री क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो इतनी तो जीएस हमारे पास आ जाती है कि उसमें नॉलेज के लेवल पे कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। फिर भी जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, जैसे तो भी अपने थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के लिए, तो उसमें से एक या दो सब्जेक्ट क्या है आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा बहुत बेसिक से आसान से सवाल क्वेश्चंस वो पूछते हैं। बेसिकली वो आपके व्यक्तित्व को जज करते हैं कि क्या ये व्यक्ति सिविल सेवा के अंदर कार्य करने के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ गया,
एकदम नी जर्क रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे टाइप के कैंडिडेट क्या है कि उनको वो अवॉइड करते हैं। उनको ये लगता है कि हमें इंटरव्यू के अंदर या शासन के अंदर ऐसा आदमी चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, जो चीजों को साथ में लेके चल सके। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, जब आप मेंस क्वालिफाई करेंगे और आपकी इंटरव्यू क्लासेस चलेंगी तो वहां पे क्या है कि वो सब चीजें बिल्कुल हो जाती हैं, इंप्रूव हो जाती हैं, उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी। एक चीज और, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबसे पहले भरोसा करना सीखें। आप चाहे किसी संस्थान पर भरोसा कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, या किसी बुक पे भरोसा कर रहे हैं, या ऑनलाइन वेबसाइट पे भरोसा कर रहे हैं, किसी पे भी कर रहे हैं, आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं उस संस्थान पे या उस व्यक्ति पे जो भी है उस पर भरोसा जरूर करें, उनके मार्गदर्शन में करें, और पहले क्या है चीजों को लेने, पहले क्या है चीजों को सीखें। ठीक है, जैसे आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं तो पहले क्या है कि उस संस्थान में जो आपको बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, उसको सीखें और उस चीज को क्या है तैयार करके रखें। ठीक है, या आप सपोज मुझसे जुड़े हैं या XYZ किसी व्यक्ति से जुड़े हैं, तो वो व्यक्ति जो आपको बता रहा है पहले उतना काम करें। ठीक है, अब वो काम हो गया, उतना आपने पढ़ लिया, उतनी चीजें कर ली, उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमी है, थोड़ा बहुत है कि मुझे एडिशनली इंप्रूव करना है, तो उस चीज को क्या है आप इंप्रूव करें। भटकाव नहीं रखिएगा, क्योंकि आजकल क्या है कि मार्केट में भटकाव बहुत चलता है। आपने देखा कि भटकाने वाले, कंफ्यूज करने वाले, इधर उधर की बातें करने वाले बहुत हैं। तो एक जगह आप रहिए, आप उस पर भरोसा कीजिए और उससे क्या है आप जुड़े रहिए। ठीक है, और फिर आपको लगता है कि हाँ इतना तो मैंने सीख लिया, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है, तो वो आप अपने स्तर पर करिए और बने रहिए। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से तो जितना मुझे लगा आपको बताने के लिए मैंने बता दिया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन होता है, कोई भी संचार होता है, वो तभी इफेक्टिव होता है जब 1 to 1 होता है। क्योंकि मैंने तो क्या कि अभी जो महसूस किया मैंने अपनी बातें बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे जरूरी बात यह है कि मेरी बात आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, मुझे तब मालूम चलेगा जब आप मुझसे इंटरेक्ट करेंगे। क्या आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी आ जाएगी। हेलो, हाँ जी बताइए। जी सर, मुझे कभी 2022 में मेंस देनी है। 2022 में हाँ मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हाँ और अभी मतलब ठीक है। क्लास में बैठा हूँ मैं फ्री के लिए घर पे। हाँ मतलब पहले से तैयारी कर ली थी, मतलब जब 12th पास आउट की थी जब से। तो हाँ हाँ आज की कंडीशन में जैसे हाँ जो मतलब क्लास में सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ता हूँ सर मैं, और उसके हाँ अलावा एनसीईआरटी में से हाँ अदर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे जो अच्छी लगती है तो वो मैं मेरे नोट्स में उतार लेता हूँ। ठीक है ठीक है, तो ये सब सफिशिएंट है सर मेरी तैयारी के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है। सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको मतलब शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लिया। ठीक है, एमपीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उसमें पहली बात ये कहती है एज अर्ली एज बेटर। ठीक है, जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर आपने इस लेवल पे स्टार्ट किया है तो ये आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी कम आयु के अंदर क्या है अच्छे पद पर चयनित हो जाएंगे। और जितनी जल्दी आप सिलेक्ट होते हैं उतना ही क्या है आपका कार्यकाल ज्यादा रहता है। तो उतना कार्यकाल ज्यादा रहेगा तो आपको प्रमोशंस भी क्या है अच्छे मिलेंगे। तो आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है कि आपने जल्दी शुरुआत की है। ठीक है, और आपने दूसरी काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो आपको बता रहे हैं पहले आप उसको सीखें, उसके अतिरिक्त आपको जो भी समय मिलता है तो फिर जो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या किसी बुक से पढ़ रहे हैं उसी चीज को क्या है कंटिन्यू करते रहें। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए ऋषभ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कम समय में हम कितना जल्दी सिलेक्ट हो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक जैसे मैंने अभी शुरुआत की है तो मैं ये देखता हूँ कि भाई कोई 2 साल में सिलेक्ट हो रहा है, कोई 3 साल में हो रहा है, कोई 4 या 5 साल। हाँ तो हाँ कभी हाँ कभी हाँ पेशेंस ये सोच के एक मेंटली बन जाता है कि भाई कि इतने साल में सिलेक्शन होगा तो मतलब धैर्य कैसे कायम कर पाएंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो 1 या 2 बार में ही मतलब सिलेक्ट, हाँ वो क्या हाँ। स्ट्रेटजी? देखो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है। ठीक है, देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा को निकालने के लिए जितनी मेहनत आपको करनी है, ठीक है, सपोज दैट कि इस अमाउंट का आपको हार्ड वर्क करना है, उतना तो करना ही रहेगा, उतनी मेहनत तो ये परीक्षा मांगती है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12th के बाद ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपसे पहले जो कैंडिडेट थे जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था, तो अभी जस्ट 12th पास हुए हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो अगर वो इस लेवल पर तैयारी करेंगे तो उनको ग्रेजुएशन तक समय मिल जाएगा। अब 2-3 साल उन्होंने ग्रेजुएशन में कर ली तैयारी, अब उसके बाद का समय जो है 1 या 2 साल उनके लिए पर्याप्त होता है, हो सकता है ग्रेजुएशन के साथ में ही निकाल लें। तो हमको क्या लगता है कि इसने 1 साल के अंदर निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे की मेहनत क्या है कहीं ना कहीं छुपी होती है।
ठीक है, अब कोई ग्रेजुएट हो गया और ग्रेजुएट होने के बाद में तैयारी की उसने, तो हो सकता है उसको 2 साल लग जाए या 1 साल लग जाए या 3 साल लग जाए। तो उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है जितनी एमपीपीएससी को निकालने के लिए आवश्यक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या होती है कि आपकी रणनीति कैसी है, इस रणनीति के ऊपर क्या है चीजें निर्भर करती हैं। अगर आपकी रणनीति सही है, आप सही मार्गदर्शन में सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कम से कम समय के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, 1 से 1.5 साल के अंदर भी हो जाएगा अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है माना आपको, तो प्रीलिम्स में क्या आप पहले पढ़ें और पढ़ने के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें और टेस्ट सीरीज दें। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और टेस्ट देते हैं तो आपकी प्रीलिम्स रुकेगी नहीं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रीलिम्स निकालना काफी कठिन हो जाएगा। निकल तो उसकी भी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है, समय उन लोगों को लगता है जिनके पास सटीक रणनीति नहीं होती, उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। मेंस में मेहनत बहुत कर ली लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए? पहली चीज तो ये है कि उन्होंने पढ़ा लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। अब पढ़ भी लिया, लिखने की प्रैक्टिस कर ली, तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि कैसे आंसर लिखना है, या उनका जो ज्ञान है वो एक्यूरेट नहीं है। तो इसके लिए ये कि आप सटीक रणनीति के तहत काम करें। और सटीक रणनीति क्या है, मैंने आपको वही बताई। सबसे पहले सिलेबस को देखें, उसके बाद में पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको देखें और टॉपिक की लिस्ट बना लें। ये देख लें कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उस क्वेश्चन से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, वो आपके नोट्स के अंदर होने चाहिए। उनको बार बार मेमोराइज करें, वो आपके दिमाग में रहें, ताकि जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको सोचना ना पड़ेगा। सोचने में जो समय बर्बाद होता है वो हमें पीछे कर देता है। ठीक है, और आप राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपकी चीजें क्या है, निकल जाएंगी। तो ये वाली चीजें हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले कर दिया तो हो सकता है जल्दी हो जाए, ग्रेजुएशन के साथ में सिलेक्ट हो जाए। बाद में किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साल 2 साल जितने भी लगेंगे, लेकिन रणनीति सटीक होगी तो आपका अवश्य सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल 2 साल के अंदर। और रणनीति सही नहीं है तो आपको 5 साल 6 साल 7 साल या 10 साल भी लग जाएंगे तो भी परीक्षा नहीं होगी। समझ गए बात को? यस सर। जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरा ये फर्स्ट मेंस है, जी और मतलब अभी जैसे मान के चल रहे कि 2 मतलब दिसंबर तक अगर मेंस की एग्जाम हो, और हाँ जी सर हमने क्या कर रखा है कि जैसे कोचिंग के नोट्स से अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना रखे हैं। हाँ तो हाँ अब हाँ। अब सर आगे की मेरी स्मार्ट तैयारी क्या होनी चाहिए जो मैं फर्स्ट टाइम में क्रैक करके एक अच्छी पोस्ट ले सकूं? देखिए मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके पास नोट्स हैं, अब तो उन नोट्सों से आपने अपने नोट्स बना ही रखे हैं, क्योंकि हाँ। नोट्स के अंदर जो कोचिंग के नोट्स होते हैं थोड़ा डिटेल में रहते हैं। आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए या नोट्स बना लिए अपनी सुविधा के अनुसार, तो जो नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं को क्या है बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और एक चीज आप ये देखें कि आपका कोई टॉपिक छूट नहीं रहा हो, जैसे जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए हैं वो छूटे ना। ठीक है, और एक चीज आप और टेली करेंगे, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसमें से ऐसा टॉपिक कौन सा है जो बार बार पूछ रही है एमपीपीएससी, जो एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आप तैयार करके चले हैं सारे के सारे को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी नॉलेज और आपका ज्ञान है वो पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद में आप जी स्ट्रेटेजी मतलब जैसे हम पढ़ लेते हैं ना, फिर हम हाँ लिखते नहीं है सर अभी फिलहाल, तो उसके लिए नहीं, तो देखो थोड़ा सा लिखना तो आपको पड़ेगा। देखिए लिखने की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप ब्लाइंडली लिखें। आपने अगर नोट्स पढ़ लिए, आपने अपने खुद के नोट्स बना लिए, आपको नॉलेज आ गई, ठीक है, तो फिर तो आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। हाँ हाँ ये चीजें हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपके नोट्स के अंदर कुछ कमी है तो किसी बुक से या इंटरनेट से उसको अपडेट कर लें, 1-2 पॉइंट्स क्या उसमें और एडिशनली आप ऐड कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी मनीष जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मेरा सवाल है, अभी जैसे एमपीपीएससी का मेंस जो होना है, जिस हमने हाँ प्री दिया है तो प्री लगभग क्लियर हो जाएगा, जी और इसका मेंस है वो लगभग दिसंबर तक जाएगा। हाँ लेकिन जी इसमें सर जो यूपीएससी का प्री आ गया है, तो सर इसकी हाँ। तैयारी को भी अपन साथ में लेकर चल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अभी दिक्कत रहेगी, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी के मेंस की तैयारी कीजिए। यूपीएससी में समय मतलब आप नहीं दें तो बेहतर रहेगा। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि देखिए आपकी एमपीपीएससी की प्री निकल रही है, प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है प्री का वो थोड़ा रिस्की होता है। अगर हमारी परीक्षा निकल रही है तो हमें इस मौके को क्या है कि इस पूरा मतलब उपयोग करना चाहिए। और अभी आपके पास समय भी पर्याप्त है, अभी क्या जून शुरू हुआ है हमारा, आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। एक बार एमपीपीएससी आपकी क्रैक होगी उसके बाद यूपीएससी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जो एमपीपीएससी सिलेक्ट हुए हैं पहले, फिर उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। लेकिन दोनों लेके चलना मेरी मतलब समझ के अनुसार ठीक नहीं रहेगा।
ओके सर, थैंक यू। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार प्रवीण जी, बताइए। सर मुझे पूछना था कि सर पेपर नंबर 6 में जो निबंध दे रखे हैं सर, हाँ तो सर निबंध की तैयारी कैसे करना है और कैसे क्या प्रेजेंट कर पाएंगे निबंध को सर? देखो, निबंध तो बहुत एक सिंपल सी बात है। मैं आपको बताऊं कि आप अगर अपने 4-5 पेपरों की तैयारी करते हैं, जैसे जी। पहला पेपर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, चौथा एथिक्स है आपका, नैतिक शास्त्र वाला जो है, इतनी अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो निबंध के पेपर के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता आपको होती है वो ज्ञान तो आपके पास आ ही जाता है। उन्हीं चीजों को आपको लिखना है। ठीक है, एक निबंध ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर वो नैतिकता की बात तो करेंगे। अब नैतिकता के साथ में क्या हो सकता है, शिक्षा को उठा के पूछ लें, या पर्यावरण को पूछ लें, ठीक है, या विकास को पूछ लें, या महिलाओं की समस्याओं को लेके पूछ लें, या देश की चुनौतियों को लेके पूछ लें। तो जो प्रश्न, जो मुद्दा वो पूछ रहे हैं निबंध के अंदर, वो तो क्या है कि उसका ज्ञान तो सारा आपके दिमाग में है। तो निबंध के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई तैयारी करने की जरूरत तो है नहीं, बस आपको लेखन शैली विकसित करनी है। ठीक है, और लेखन शैली क्या है कि धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आ जाती है। फिर भी मैं बताऊंगा कि जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के अंदर जो एडिटोरियल वाला पार्ट आता है, तो उसमें आप सीखिए कि वो लेखन शैली किस प्रकार से लिखता है। जैसे पहले इंट्रोडक्शन देगा, तो जिस टॉपिक के बारे में पूछा है उसके बारे में बताएगा, फिर उस टॉपिक से संबंधित सारे आयाम जो होते हैं, पूरे डायमेंशन से, उन पे क्या है वो एक एक पैराग्राफ में चर्चा करते हुए चला जाता है। और लास्ट में क्या है कि उसको क्या करते हैं, हम कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, उपसंहार दे देते हैं, कंक्लूजन दे देते हैं। तो ऐसे क्या कि हमारा निबंध क्या एक बहाव के रूप में चलता है कि पहले उसका इंट्रोडक्शन आ गया, फिर उसके जितने पहलू हैं, जितने आयाम हैं, साथ पे बात कर ली और लास्ट में कंक्लूड कर दिया। बस निबंध के अंदर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप कोई भी बात कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो मुख्य मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मुख्य मुद्दे के आसपास ही बात क्या है हम लोग करेंगे। समझ गए बात को? जी सर। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मैं अभी जैसे प्री 20 के लिए तैयारी कर रही हूँ, प्रीलिम्स 20 के लिए, तो जैसे उसके बाद इतना समय रहता है क्या कि हम मेंस के लिए उसके बाद यदि प्रिपरेशन करें, कि डायरेक्टली अभी साथ में ही थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए आपके ऊपर? देखो, वैसे तो ये है कि इतना समय मिल जाता है प्रीलिम्स के बाद में कि आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप करना चाहें, जैसे आप 2020 के लिए कर रहे हैं, तो अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप क्या करें कि तैयारी प्रीलिम्स की ही करें। ठीक है, अब ऐसे टॉपिक जो प्रीलिम्स में और मेंस में कॉमन है, जैसे आपने इतिहास पढ़ा, तो इतिहास तो प्री में भी आएगा और उसी से संबंधित प्रश्न क्या है हमारा मेंस में बनेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा और मॉडर्न इंडिया के अंदर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन उसको पढ़ रहे हैं, या माना क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, वहां से आपका प्रश्न प्री के अंदर भी बनेगा। अब इसी से संबंधित प्रश्न क्या है आपका मेंस के अंदर बन जाएगा। तो ज्ञान आपका यही हो गया। अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो इसी से संबंधित आप मेंस के क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करें, या थोड़े बहुत नोट्स बनाने की कोशिश करें कि अगर ये चीज टॉपिक मेंस के अंदर पूछते हैं तो मैं कौन कौन सी बातों को क्या है उसके अंदर लिखना है मेरे को। ठीक है, इस टाइप से करें। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हैं तो प्रीलिम्स पे फोकस करें और प्रीलिम्स के साथ में मेंस को लेके चलें। जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा 2020 का, उसके बाद में सिर्फ प्री की तैयारी करना। ठीक है जी सर। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जरूर करें, करना, एमसी की क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी उतनी नहीं आएगी। मीन्स मतलब सर प्री के बाद भी हमारे पास इतना टाइम रहता है कि मेंस की यदि बाद में की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं, तो इतना समय मिल जाएगा कि आप अगर ढंग से करेंगे, सटीक रणनीति के तहत करेंगे मेंस की तैयारी, तो समय पर्याप्त रहता है। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जो आप इस लॉकडाउन में भी हमारे लिए मतलब मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। जी जी जी, थैंक यू, वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कौन सी चीजें नहीं की है जो मतलब आप सक्सेस हो पाए हैं, तो वो चीजें जानना थी बस। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने क्या कि एक तो इधर उधर के काम नहीं किए। हाँ। ठीक है, भटकाव नहीं रखा, एक ही दिशा में चला हूँ, और रणनीति बिल्कुल सटीक रखी है। अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में मैंने क्या है कि जो मैंने रणनीति आपको बताई है वही मैंने की है। पहले सिलेबस को देखा, फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखा, टॉपिक की लिस्ट बनाई, और प्रायोरिटी वाइज क्या है मैंने उसकी तैयारी करना शुरू कर दी। जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके नोट्स बना लिए और उनको बार बार रिवाइज किया। इसके बाद में मैंने उन टॉपिक को देखा जिनसे सवाल आने की संभावना क्या है, नॉर्मली कम रहती है, कुछ तैयारी उसकी भी करके रख ली थी। जी सर। हाँ जी, पर ये था कि भटकाव नहीं था, इधर उधर की चीजें नहीं थी, बिल्कुल सही दिशा में, सटीक दिशा में चलते रहे थे। अच्छा ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतनी रियर कंडीशन में भी आपने हमें मोटिवेट करने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच।
जी जी सर, और मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बता रहे थे कि एमपीपीएससी यूपीपीएससी की प्रिपरेशन साथ में करना ठीक नहीं है, हाँ तो मतलब जैसे हम लोग यूपीएससी का तो फॉर्म भर ही चुके हैं अभी हाँ। और एमपीपीएससी साथ में चल रही है, तो मतलब फिर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए दोनों की बातें अलग हैं, दोनों परिस्थितियां अलग हैं। जैसे अगर आप अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री की जी अगर सर। तैयारी पीएससी के लिए भी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए भी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर जी सकते सर। हैं। लेकिन उनकी परिस्थिति अलग थी, वो प्री निकाल चुके हैं, मतलब अभी प्री उन्होंने दे दी है और उनको संभावना पूरी है कि उनका प्री निकल ही जाएगा। अब जी उनके सर। लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस की तैयारी करना है, क्योंकि मेंस के नंबर ही आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। हो सकता है मेंस में अच्छे नंबर आ जाए, आप अभी डिप्टी कलेक्टर बन जाए, है ना। जी तो सर। उनकी प्रायोरिटी अलग है। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि प्री दोनों की लगभग क्या है, चीजें सेम रहती हैं। जी सर, प्री का तो हाँ ऐसा है कि प्री की तैयारी चल रही है और हाँ साथ में अपने इंस्टीट्यूट से मतलब कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन। हाँ हाँ सर हाँ लोग हाँ। पढ़ा रहे हैं, जी तो उसमें जी। मतलब थोड़ा थोड़ा उधर भी लेते चले यूपीएससी का, देखिए क्योंकि अगर आप एग्जाम डेट आ गई है सर उसकी। अगर अच्छा आपको अभी मेंस देना है कि नहीं देना है 19 वाला? नहीं 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 सर, नहीं हाँ देना है। नहीं देना है तो फिर कर सकते हैं, फिर कोई समस्या नहीं है। जी सर। हाँ ओके, जी थैंक यू जी सर। जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अनिमेश जी, बताइए। सर ये पूछ रहा था कि इन्होंने सिलेबस जो चेंज कर दिया है, तो इसके लिए आपने बोला था कि ओल्ड क्वेश्चन देखा, तो हाँ हाँ सर क्या ये मतलब इनने यूनिट वाइज बांट दिया है सबको, हाँ हाँ हाँ। तो सर ओल्ड मतलब क्वेश्चन ये चेंज करेंगे क्या 2020 में मतलब? देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चाहे 19 तक का सिलेबस हो या 20 के बाद का सिलेबस हो, 20 का हो, सिलेबस चेंज नहीं किया है। सिलेबस 90% वही है जो पहले था। बस अब जी तो ये है कि उन्होंने सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया है, चीजें जी वही हैं, कुछ चीजें हटा दी हैं थोड़ी बहुत, उनको अपन इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अगर जी पहले पेपर की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री हटा दिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन बाकी जी चीजें तो सेम ही है ना। एमपी की हिस्ट्री आएगी ही। अगर हम जी पूरी वैसी हिस्ट्री की बात करते हैं हमारी कन्वेंशनल की, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी, मिडिवल भी आएगी और एंशिएंट भी आएगी, प्राचीन तो इतिहास, उसको मध्यकालीन मतलब थोड़ी इतिहास। बहुत बदल सकते हैं ना सर? हाँ थोड़ा बहुत बदलेंगे, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा, चीजें लगभग सर लगभग क्या है, सेम है। एक क्वेश्चन और था सर, वो शब्द सीमा भी उन्होंने काफी कम कर दी है, जैसे 50 हाँ शब्दों में सर वो लिखना थोड़ा सा। हाँ। जी उसके लिए क्या करें सर वो? उसके लिए आप एक काम करेंगे, पॉइंटों को कम कर दें। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 6 नंबर जी का सवाल आता है आपका, ठीक है, जी अभी तक 6 नंबर का सवाल था, आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक कंक्लूजन लिखेंगे, 6 पॉइंट लिखेंगे और एक पेज भरेंगे, लगभग लगभग 100 शब्द जी लिखेंगे। अब जी आप क्या कीजिए कि 4 पॉइंट लिखिए, एक इंट्रोडक्शन, 4 पॉइंट और कंक्लूड कर दो, और कोशिश करो कि हमारा जो पेज होता है उसका जी 60 से 70% ही हमारा भर जाए, बस यही तो करना है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, वेलकम। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए। सर जैसा कि आपने अभी बताया एडिटोरियल पेज के हाँ पढ़ना, तो हाँ। सर इसमें किस प्रकार सर ये हमारी मेंस की परीक्षा के लिए मददगार साबित होगा सर? एडिटोरियल मैंने सिर्फ निबंध के लिए बोला है। निबंध की जो लेखन शैली होती है वो कहीं ना कहीं एडिटोरियल से मैच करती है, क्योंकि एडिटोरियल जो लिखते हैं वो जनरली अच्छे पत्रकार लिखते हैं, बड़े जी संपादक जी। लिखते हैं, जिनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तो हाँ वो सर। क्या करते हैं कि जो मुद्दा दिया हुआ है उसी मुद्दे पर क्या है, उसी मुद्दे से संबंधित बातें करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी कुछ समय पहले एक जो फीमेल एलिफेंट थी, जी जी हाँ। हथिनी थी, उसको मार जी दिया गया और बहुत ही निर्दयी तरीके से मारा है। तो इसमें सारे जी मुद्दे उठ रहे हैं कि बहुत ही हीनता है, जानवरों की सुरक्षा करनी चाहिए, जानवरों को रक्षा करना हमारा धर्म है, ठीक है। और अगर जी आप बात करेंगे पर्यावरण के अंदर, तो हमारे जो ग्रंथ हैं या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, वो हमें क्या सिखाती है कि हमें जीव जंतुओं की, प्राणियों की रक्षा करनी है। ये हमारी नैतिकता भी है। अब इसको मार दिया, मुद्दा बहुत गर्म हो गया, पूरे देश में क्या है, इसके ऊपर निंदा हो रही है। जी अब क्या होगा कि अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उस एडिटोरियल के अंदर कोई ना कोई इसके ऊपर एक लेख आएगा, जी ठीक है। तो वो पर्यावरण की बात करेंगे, हमारे धर्म की संस्कृति की बात करेंगे और जी प्राणियों की या जीवों की सुरक्षा की बात करेंगे। तो जब आप उसको जी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक एक भाव के अंदर लिख रहे हैं, एक जी जी लेखन शैली क्या है उनकी प्रॉपर है। तो मैंने बस वही बोला था कि अगर आपको ऐसा कोई मुद्दा मिलता है तो उसके लिए आप एडिटोरियल को पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा कि निबंध हमें किस प्रकार से लिखना है, भटकाव नहीं होगा। जो मुद्दा है उसी के आसपास की सारी बातें करेंगे, सारे आयाम को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, और हम वो क्या है, निबंध लिख लेंगे। थैंक यू सो मच पचौरी सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक मार्गदर्शन प्रदान किया, और मैं समझता हूं कि ये आपका मार्गदर्शन बच्चों में नई ऊर्जा का संचार करेगा और उनको स्टडी में बहुत ही मददगार साबित होगा।